हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली के जो करंट अफेयर्स हैं उसको MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022। तो जैसा कि आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 है इसको अभी नोटिफाई किया है। तो बेसिकली नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी होती क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस टाइम पे हमने अलग अलग रीजन्स की मैपिंग करनी होती है तो यहाँ पे हम अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स को यूटिलाइज करके हमने जो लैंड है उसकी मैपिंग करनी शुरू कर दी, या फिर हम सैटेलाइट्स को यूज़ करके यहाँ पे अलग अलग रीजन्स की अर्थ मैपिंग या फिर अर्थ रिसोर्सेज की भी मैपिंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ही देखते हुए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 जो है उसको अभी रिलीज किया है। तो बेसिकली आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी के लिए तो ये जो पॉलिसी है इसको रिलीज किया गया है। अदरवाइज भी इस पॉलिसी के अंदर 2025 तक जो गोल्स पूरे किए जाएंगे या फिर 2030 तक जो गोल्स पूरे किए जाएंगे ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी के अंदर दी हुई हैं। जैसे कि हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो 2030 तक प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी से मैपिंग की जाएगी और उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो पब्लिक तक पहुंचाई जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हनी मिशन, जिसको नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो हनी मिशन है ऐसे तो 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी जब रन किया गया है तो 2020 से लेकर 2023 तक इसको रन किया गया है। तो अगर मैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के बारे में बात करूं जो कि स्वीट रेवोल्यूशन लाने की भी बात करता है, जैसे कि आपने हमारी हिस्ट्री में देखा ही होगा कि अलग अलग रेवोल्यूशंस आई हैं। वाइट रेवोल्यूशन हो गया, दैट इज रिलेटेड टू मिल्क की प्रोडक्शन। देन इज ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, दैट इज रिलेटेड टू क्रॉप्स की प्रोडक्शन। तो इन द सेम वे हनी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जो रेवोल्यूशन है उसको स्वीट रेवोल्यूशन बोला जा रहा है। ये जो मिशन है ये बात करता है कि कैसे अलग अलग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर अलग अलग जो विलेजेस हैं वो कैसे आगे आ रहे हैं ताकि यहाँ पे बी कीपिंग की जा सके। जो मधुमक्खियाँ हैं उनको यहाँ पे एक अलग से उनका फार्म बनाया जा सके और अल्टीमेटली हनी की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। इवन जो हनीज है उसका हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि जो हनीज हैं वो यहाँ पे पॉलिनेशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, जो कि प्लांट्स में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो कि मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पर जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पे सीड्स और जो फ्रूट्स हैं वो बनते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो मिशन है ये किसने लॉन्च किया है, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर लाई करती है, तो इन्होंने ही इस मिशन को लॉन्च किया है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका सेकेंड जो आंसर है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो मिशन है 1990s में नहीं लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू रणजी ट्रॉफी। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंट्री के अंदर रणजी ट्रॉफी के लिए बेसिकली जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो यहाँ पर खेल रही हैं। तो इसी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि अगर मैं कुमार श्री रणजीत सिंह जी के बारे में बात करूँ तो हमारे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ये जो है क्रिकेट के बहुत जाने माने एक फेमस पर्सनालिटी थे। तो इन्हीं के नाम पर जब इनकी मृत्यु हो गई 1934 के अंदर, तो उस टाइम पे इन्हीं के नाम पर क्रिकेट की एक ट्रॉफी का नाम रखा गया, दैट इज रणजी ट्रॉफी। और रणजी ट्रॉफी जो है हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के बीच में खेलती हैं और अल्टीमेटली जो सबसे मतलब जीत जाता है उसको ही ये ट्रॉफी जो है वो दी जाती है। तो बेसिकली ये हमारे एक तरह से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके राजा भी माने जाते हैं जिनका क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगर देखा जाए कि जो रणजीत सिंह जी हैं उन्होंने कभी भी इंडिया के लिए नहीं खेला था। दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात हो रही है। पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश इंडिया होता था उस टाइम पे उन्होंने खेला था, लेकिन हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके लिए इन्होंने नहीं खेला था। तो दैट मीन्स जो रणजीत सिंह जी हैं उनको फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी बोला जाता है और इनके रिगार्डिंग ये जो ट्रॉफी है ये BCCI ने उनकी मृत्यु के बाद ही क्रिएट करी थी 1934 के अंदर। तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पे दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क।
तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क के बारे में बात करूं तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ डेब्ट सिक्योरिटीज़ को इशू किया है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन डेब्ट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें और अल्टीमेटली यहाँ से जो भी मनी होगा बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगाया जाएगा, तभी इसका नाम ग्रीन बॉन्ड्स है। दैट मीन्स इससे जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी जाएगी उसके अंदर कोई भी पॉल्यूशन की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तो इसी फ्रेमवर्क के अंदर ये भी बताया गया कि ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, एक्सपेंडिचर इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हो गया, तो दिस इज इंक्लूडेड। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को। इन द सेम वे आप लैंडफिल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हाइड्रो पावर प्लांट 25 मेगावाट से ग्रेटर है तो बेसिकली ये पावर की यूनिट है। अगर इससे ज़्यादा ग्रेटर अगर ये आपका पावर प्लांट है तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड्स है इनको इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, बाकी की स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू एबे रीजन। तो आपने बेसिकली न्यूज़ में था तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है। तो अगर मैं अफ्रीका वाले रीजन के बारे में बात करूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे आपको नॉर्थन सूडान और सर्दर्न सूडान जो है ये देखने को मिलेगा, और उसके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा हॉटली कंटेस्टेड रीजन है, दैट इज़ दी एबे रीजन। और इसी एबे रीजन में बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती रहती हैं। रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इंडिया ने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट कंटिंजेंट ऑफ वुमेन को यहाँ पर डिप्लॉय किया है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, आपने इसको ध्यान देना है, और ये अफ्रीका वाले रीजन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू शागोल केंजेई। शागोल केंजेई के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि पोलो स्पोर्ट है, जो कि मणिपुर के अंदर खेला जाता है। तो यहाँ पे जब अमित शाह जी मणिपुर के अंदर गए तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग स्टैचूज जो हैं इनको यहाँ पर इनॉग्रेट किया, अलग अलग चीज़ों को इनॉग्रेट किया, और इन्होंने बोला कि ये जो स्पोर्ट है वो मणिपुर से ही ओरिजिनेट हुआ था। तो अगर मैं शागोल केंजेई के बारे में बात करूँ तो ये एक पोलो है, पोलो गेम है जो कि मणिपुर वाले रीजन में खेली जाती है, और इवन ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो राजा हैं इन्होंने इस गेम को पैटर्न किया था। तो इस वजह से ही आज जो पोलो खेली जाती है तो उसका जो ओरिजिन है वो मणिपुर वाले रीजन में हुआ था। जैसे कि अलग अलग राजा जो हैं आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू फ्लोटोवोल्टेइक्स। फ्लोटोवोल्टेइक्स के बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या फिर जिस हद तक वो पहुंचा है उसको वहीं पर स्टेबल करने के लिए अलग अलग तरीके जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हर एक कंट्री जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के टूवर्ड्स मूव कर रही है, जैसे कि कैसे सन की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग जो सोलर पैनल्स हैं उनको लगाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं फ्लोटोवोल्टेइक्स के बारे में, तो यहाँ पर जो सोलर पैनल्स को लगाया जाता है वो बेसिकली एक रीजन के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम देखें कि हमारे पास लैंड का जो एरिया है वो बहुत कम है सोलर पैनल्स लगाने के लिए, तो हम अलग अलग वाटर बॉडीज के ऊपर भी फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो हैं उनको लगा सकते हैं। तो इसी को ही नाम दिया गया है फ्लोटोवोल्टेइक्स। तो अगर आप यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इनको ये जो सोलर पैनल्स है इनको वाटर बॉडीज़ के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहला जो फ्लोटोवोल्टेइक है वो 2011 में तो लगाया गया था, लेकिन जर्मनी के अंदर नहीं लगाया गया था। ये कैलिफोर्निया का जो नापा वैली वाला रीजन है वहाँ पर सबसे पहला जो फ्लोटोवोल्टेइक्स है उसको लगाया गया था। इवन अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर जो अभी तक का लार्जेस्ट फ्लोटोवोल्टेइक्स है जो कि वाटर सरफेस के ऊपर बेसिकली इसको डिप्लॉय किया गया है, इंस्टॉल किया गया है, उसके बारे में बात करूं तो अभी तक तेलंगाना वाले रीजन का जो रामागुंडम प्रोजेक्ट है वो अभी तक का सबसे लार्जेस्ट है जो कि 100 मेगावाट का है। लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर मध्य प्रदेश के खांडवा रीजन में जो ओमकारेश्वर डैम है उसके ऊपर 600 मेगावाट का भी एक पावर प्रोजेक्ट जो है उसको लगाया जा रहा है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे इंडिया का लार्जेस्ट जो फ्लोटोवोल्टेइक जो पावर प्लांट है या फिर फ्लोटोवोल्टेइक जो प्रोजेक्ट है, तो मध्य प्रदेश का जो खांडवा वाला रीजन है उसके अंदर जो आपका
प्रोजेक्ट लगा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा, लेकिन अभी तक का कौन सा है, रामागुंडम है, जो कि तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लिविंग रूट ब्रिज। तो लिविंग रूट ब्रिज के बारे में बात करूँ तो रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी था कि मेघालय वाले रीजन के अंदर लिविंग रूट ब्रिजेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा होगा मेघालय वाले रीजन के अंदर कि यहाँ पे अलग अलग जो रिवर स्ट्रीम्स हैं उसके ऊपर एक लिविंग रूट ब्रिज को बनाया गया है, जो कि पेड़ों की रूट्स को कनेक्ट करके बनाया गया है। तो बेसिकली मेघालय वाले रीजन के अंदर आपको जो जितने भी फॉरेस्ट वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उनकी ही रूट्स को यूटिलाइज करके ये जो ब्रिज है इसको बनाया गया है। इवन आप देखेंगे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है, मैं मेन लिस्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड होने से पहले कोई भी साइट एक अदर लिस्ट में जाती है जिसका नाम है टेंटेटिव लिस्ट। तो दैट मीन्स इवन आप देखेंगे कि जो लिविंग रूट ब्रिज है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वीर गार्डियन 2023। तो रिसेंटली जापान के एयरबेस के अंदर इंडिया और जो जापान की एयरफोर्स है यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इसको कंडक्ट करवा रही है, जिसको बोला गया है वीर गार्डियन 2023 के नाम से। तो ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट करवाई जा रही है। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई जो है, आरबीआई और बहुत सारे बैंकों ने मिलकर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, दैट इज एनपीसीआई। एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी आज की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि यूपीआई के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं, तो उन सारी ट्रांजैक्शन को एनपीसीआई ही कंट्रोल करता है। इवन आप जो फास्टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी एनपीसीआई के अंडर ही लाई करती है। एनपीसीआई जो है वो बैंक्स और आरबीआई के द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर आरबीआई ने कुछ फ्रेमवर्क्स को, गाइडलाइंस को रिलीज़ किया था ताकि यहाँ पे जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सके। और अल्टीमेटली एनपीसीआई को चेंज कर दिया जाएगा एक नई ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक नई अथॉरिटी से, जिसका नाम होगा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के अंदर अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सके। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला था कि एनपीसीआई के द्वारा जो ये ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाया गया था तो उसमें अलग अलग जो इश्यूज हैं वो सामने देखने को मिल रहे थे, तो इस वजह से आरबीआई ने गाइडलाइंस को रिलीज़ किया। इवन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और इस अम्ब्रेला एंटिटी को बनाएंगे, तो दैट मीन्स इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंडियन सिटीजन्स, और यहाँ पे वही बिजनेसेस जिनको पहले से ही पेमेंट के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस है वही इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम को अब बहुत सारा साल हो गए हैं ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हुए, तो ऐसी जो कंपनीज है वो यहाँ पर आ सकती हैं। इवन यहाँ पे बोला गया है गाइडलाइंस के अंदर कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन अप टू 25% इस अम्ब्रेला एंटिटी के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकती हैं ताकि ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाया जा सके। तो दैट मीन्स आप देखेंगे कि आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएगी। आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। तो आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।